लास्ट एक वीक की अगर बात करें तो मार्केट जो है वो लगभग 4.25% टूट चुका है। लार्ज कैप की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पर अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट लगभग 6.25% के आसपास टूटा हुआ है। मिड कैप कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मार्केट लगभग 6.25% के आसपास टूटा है, अगर पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा आप अपने स्क्रीन पर देखें तो। अब एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें यह समझने की जरूरत होती है कि ये मार्केट टूटने का कारण क्या है, क्या कोई टेम्परेरी रीजन है या फिर परमानेंट रीजन है। तो अभी की स्थिति के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रीजन ये है कि जापान में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं उसकी वजह से, अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट के रिपोर्ट आए हैं उसकी वजह से रिसेशन की तरफ जो खबरें चल रही हैं, इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट में वॉर जैसी स्थिति है उसको लेकर के मार्केट में अनसर्टेनिटी की स्थिति है, जिसकी वजह से मार्केट लगातार गिर रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर देखिए, अगर 1 लाख आपका इन्वेस्टमेंट होता और एक ही बार में आप मान लीजिए मार्केट इसको आप डिप समझते हैं और यहाँ पर मार्केट में एंटर कर जाते तो यहाँ पर आपको पछतावा होता कि मार्केट और नीचे चला गया। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा और नीचे चला गया है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें पता नहीं होता है कि मार्केट किस तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब इन सब के बाद से अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को टोटल 10 पार्ट में डिवाइड किए होते तो मान लीजिए पहला पार्ट आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, दूसरा पार्ट यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, तीसरा यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, तो एटलीस्ट आपके पास इससे कम रेट पर यहाँ पर एनएवी मिलता, इससे कम रेट पर यहाँ पर एनएवी मिलता। यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका जो एनएवी है वो एवरेज आउट हो जाता और इससे आपको कम पछतावा होता कि टोटल आपने 1 लाख यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, अब मार्केट गिर गया, फिर मार्केट गिर गया। तो इस तरीके से जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को पार्ट वाइज करते हैं तो आपका एवरेजिंग हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको यह भी समझना है कि मान लीजिए अभी भी किसी को नहीं पता है कि मार्केट यहाँ से और नीचे कितना गिरेगा या फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि टोटल 10 पार्ट में आपने डिवाइड किया था, 10% आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो मार्केट में 30% आपका पैसा जा चुका है 3 दिनों में, ठीक है। मार्केट में 3 दिनों में 30% आपका पैसा जा चुका है। अभी भी आपके पास 70% जो आपका टोटल अमाउंट था उसका बचा हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो इस 70% को हम होल्ड करके रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि अब यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, तो एटलीस्ट मार्केट जब ऊपर चला गया तो हमें यह संतोष रहेगा कि हमने अपना टोटल इन्वेस्टमेंट का 30% मार्केट में डाल दिया हुआ है। और मान लीजिए मार्केट नीचे चला गया तो आपको यह पछतावा नहीं होगा कि 30% हमने महंगे रेट पर लिया, बल्कि आपके पास अभी भी 70% है अपने इन्वेस्टमेंट को एवरेज आउट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो आपने लिया था, जब मार्केट नीचे जाएगा तो इससे और सस्ते रेट पर आपको यहाँ पर एनएवी रेट मिल रहा होगा। तो इस प्रकार से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कभी भी आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट को एक बार में मार्केट में ना डालें, बल्कि 10 पार्ट में उसको डिवाइड करिए। और यहाँ से मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, और मार्केट ऐसा नहीं है कि आने वाले 1 साल में ऐसे बिल्कुल ऊपर ही जाएगा। मार्केट ऐसे ऐसे बिहेव करती है, यानी कहीं पर ऊपर भी जाएगा, कहीं पर नीचे भी आएगा। तो आप एवरेज का लाभ लेने के लिए, मान लीजिए मार्केट अब अप ट्रेंड में ही चलने लगा 1 साल तक, तो आप अपने 70% पैसे को पूरा होल्ड करके नहीं रखेंगे कि आप सालों साल इंतजार करें कि जब मार्केट गिरेगा तब हम फिर पैसे को डालेंगे। अगर मार्केट अप ट्रेंड दिखा रहा है, मतलब इस तरीके से बिहेव भी कर रहा है, तो हम इस 70% पैसे को आने वाले 6 से 7 महीने में हम यहाँ पर मार्केट में फिर से डाल सकते हैं एसआईपी के थ्रू, जिससे आपका एवरेज हो जाएगा। क्योंकि मार्केट कभी हो सकता है महंगे रेट पर भी आपको मिले और कभी सस्ते रेट पर भी मिले, तो आपका एवरेज आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया कि किस प्रकार से आपको मार्केट में एंटर करना है एज ए लमसम इन्वेस्टर। अब एक बार बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर हमें पहले से जिसमें हमारी एसआईपी चल रही है उसमें लमसम करना चाहिए या फिर नए फंड को लेना चाहिए। देखिए, ऐसे बहुत सारे आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलेंगे कि ये फंड बहुत अच्छा है, इसमें आपको लमसम करना चाहिए। देखिए, लमसम और एसआईपी आप एक ही फंड में कर सकते हैं और यही करना भी चाहिए। इसलिए क्योंकि मान लीजिए आप एसआईपी करते आ रहे हैं और अब मान लीजिए मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरा, और अगर आप यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो आपका एनएवी का रेट है वो और ज़्यादा एवरेज हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में जब मार्केट ऊपर की तरफ ग्रो करेगा तो जाहिर सी बात है आपको महंगे एनएवी के रेट पर मिलेगा। और अगर आप इसी फंड में जिसमें आपकी एसआईपी चल रही है, जैसे मान लीजिए कि अभी आपका यहाँ पर जो एवरेज एनएवी है, आप अपना इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है एवरेज एनएवी। तो अलग अलग डेट पर आपकी एसआईपी कटी होगी, इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, इंस्टॉलमेंट कटा होगा, तो उस दौरान मान लीजिए आपकी एवरेज एनएवी 60 रुपये है, 60 रुपये है। और आज के डेट में मान लीजिए आपको एनएवी मार्केट गिरने की वजह से 50 रुपये में मिल रही है। तो यहाँ पर आपका देखिए एवरेज से थोड़ा सा कम हो गया। इसके साथ ही साथ मार्केट जब ऊपर जाएगा तो ये एनएवी का रेट और बढ़ेगा। एनएवी का रेट जब बढ़ेगा तो चूंकि आपने लमसम इन्वेस्टमेंट 50 के रेट पर किया हुआ है, और जब एनएवी का रेट बढ़ेगा तो ये इसको हेल्प करेगा, इसको और एवरेज करने में, यानी आपका एनएवी जो एवरेज वैल्यू है उसको कम करने में ये मदद करेगा। तो इस प्रकार से आप अपने लमसम इन्वेस्टमेंट को, जो आपका ऑलरेडी प्लान चल रहा है एसआईपी, उसी में कर सकते हैं।
अगर आप चाहें तो अलग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप उसी में करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप हर एक गिरावट पर अलग अलग लमसम करेंगे तो हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में 20 फंड, 30 फंड, 40 फंड तक हो सकते हैं। अब जितना भी आप ज़्यादा फंड अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे उतना आपका ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके, यानी कि अलग अलग म्यूचुअल फंड को लेकर के। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फंड ले लेते हैं तो वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और जिसकी वजह से आपका रिटर्न जो है वो थोड़ा सा प्रभावित होता है। कैसे, इसको समझते हैं। मैं यहाँ पर मिड कैप कैटेगरी का उदाहरण लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लार्ज कैप की तुलना में मिड कैप कैटेगरी जो है वो आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा। थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहेगा लेकिन रिटर्न भी आपको ज़्यादा बना करके देगा। वहीं पर स्मॉल कैप कैटेगरी की जब बात आती है तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है। लेकिन हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क लेकर के अगर हाई रिटर्न चाहते हैं तो मिड कैप कैटेगरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि मान लीजिए अगर आप मिड कैप कैटेगरी में किसी एक फंड में ऑलरेडी आपकी एसआईपी चल रही है और अगर आप लमसम कर रहे हैं किसी दूसरी म्यूचुअल फंड में, किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में, मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड में एक गिरावट में आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर मान लीजिए मार्केट कभी भविष्य में जाकर के गिरा, आपने दूसरा म्यूचुअल फंड ले लिया, ये पहला था ये दूसरा था, इसमें भी मान लीजिए आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर भविष्य में जाकर के मान लीजिए तीसरा म्यूचुअल फंड में आपने लमसम कर दिया, इस प्रकार से 1 लाख मान लीजिए यहाँ पर भी कर दिया। तो इस कंडीशन में होगा क्या, इसको ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए पहला म्यूचुअल फंड अगर मिड कैप कैटेगरी का आपने लिया, उसमें कुछ उसके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में मान लीजिए कि 70 स्टॉक्स हैं, दूसरा आपने लिया मान लीजिए कि उसमें 50 स्टॉक्स हैं, तीसरा आपने लिया मान लीजिए कि इसमें 100 स्टॉक्स हैं। अब होगा क्या, इसको ध्यान से समझिएगा। मिड कैप कैटेगरी में टोटल कंपनीज की संख्या कितनी है? टोटल कंपनीज की संख्या 100 है। बीएसई और एनएससी में जो लिस्टेड कंपनीज हैं, सीरियल नंबर 101 से लेकर के 250 तक, इनके बीच का डिफरेंस देखिए 150, यानी टोटल 150 ही मिड कैप कंपनी हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपने 3 अलग अलग मिड कैप कैटेगरी का ले लिया तो आपने वहां पर पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक नहीं किया। हो सकता है कि इसमें से कुछ फंड कॉमन है, तो भले ही आप अलग अलग फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो आपका जा रहा है एक ही स्टॉक में। कहने का मतलब कि आप सोच रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, लेकिन वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर पोर्टफोलियो में हो सकता है कि स्टॉक्स कॉमन होंगे। साथ ही साथ आपको यह भी समझना है, जैसे देखिए 100 कंपनी आप यहाँ से ले रहे हैं, 50 कंपनी यहाँ से ले रहे हैं, 70 कंपनी यहाँ से ले रहे हैं, तो हो सकता है कि तीनों मिला करके आपने 150 जो टोटल कंपनी है उसमें टोटल में कुछ ना कुछ पैसा डाल दिया, हो सकता है। अगर ये हुआ तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा एवरेज के बराबर, यानी कि इंडेक्स के बराबर। अब अगर मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊं, जैसे देखिए यहां पर मैं सिंपली एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड, ये मिड कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड है। अगर इसका मैं रिटर्न दिखाऊं पिछले 3 साल का, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, पिछले 3 साल का डेटा मैं यहां पर सेलेक्ट कर रहा हूं। देखिए 3 साल का डेटा मैं सेलेक्ट करता हूं तो पिछले 3 साल में इस इंडेक्स फंड ने मिड कैप कैटेगरी में 25.84% का रिटर्न दिया है। इसको राउंड फिगर कर देते हैं, मैं 26% मान लेता हूं। पिछले 3 साल में एनुअलाइज 26% इस मिड कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड ने दिया हुआ है। अब चलिए मोतीलाल ओसवाल का ही एक्टिव फंड अगर मैं आपको दिखाऊं मिड कैप कैटेगरी का, तो उसने कितना रिटर्न दिया, इसके माध्यम से आपको समझ में आएगा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक्टिव फंड मैंने यहां पर लिया हुआ है और यहां पर देखिए पिछले 3 साल का मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं। 3 साल में इस फंड ने 38% का रिटर्न दिया। वहां पर आपको मिल रहा था 26% और यहां पर मिल रहा है 38%। डिफरेंस देख लीजिए, 12% का डिफरेंस है एनुअलाइज्ड 3 साल के डेटा के हिसाब से, ठीक है। अब एक बार बात करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो अगर मैं यहाँ पर एक्टिव फंड का अगर होल्डिंग दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए एक्टिव फंड में जो टोटल होल्डिंग्स हैं वो मात्र 24 कंपनी में है। टोटल मिड कैप कैटेगरी की 150 कंपनी में से 24 कंपनी में ही इस एक्टिव फंड में होल्डिंग है और ये 24 कंपनी हो सकता है कि इस एएमसी के द्वारा टॉप की कंपनी को चुना गया हो रिसर्च करके, प्रॉपर एनालिसिस करके, और इसीलिए फंड मैनेजर इस एनालिसिस और प्रॉपर रिसर्च करने के लिए आपसे एक्सपेंस रेशियो के तौर पर चार्ज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आपसे इंडेक्स फंड से ज़्यादा कुछ एक्सपेंस रेशियो लिया जा रहा है तो नो डाउट आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिलने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर सिर्फ 24 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ये फंड हमें 38% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दे रहा है। वहीं पर मिड कैप कैटेगरी का अगर इंडेक्स फंड मैं आपको दिखाऊं तो मैंने आपको बताया कि इंडेक्स फंड में टोटल मिड कैप कैटेगरी में 150 कंपनियां हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी होल्डिंग 150 में है, यानी कि टोटल मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में इनकी होल्डिंग है। अब मैंने आपको बताया कि जब आप
सभी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है कि इसमें से 50 कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो और बाकी के 50 कंपनी बहुत बुरा परफॉर्मेंस दे रही हो। तो इसकी वजह से ये जो परफॉर्मेंस आपका हाई था और ये जो बहुत लो है, आपका परफॉर्मेंस एवरेज हो जाता है। इसीलिए ये पिछले 3 साल में 26% का एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है, जबकि एक्टिव फंड पिछले 3 साल में आपको 38% का दे रहा है, क्योंकि उन्होंने जो 24 फंड लिए हैं उन इस 50% जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, उसमें से 24 फंड हो सकता है कि वो रिसर्च करके लिए हों, जबकि यहां पर आप टोटल देख पा रहे हो कि 150 कंपनियों में ये पूरा पैसा जा रहा है। तो जब टोटल अक्रॉस द मार्केट, मिड कैप में अक्रॉस द मार्केट आपका पैसा जा रहा है, यानी कि वो सभी कंपनियों में आपका पैसा जा रहा है, जिसकी वजह से जो रिटर्न है वो एवरेज हो जाता है। लेकिन जब आप एक्टिव फंड लेते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपका रिटर्न ज़्यादा बनने की संभावना है, क्योंकि वहां पर फंड मैनेजर रिसर्च करके उन टॉप की कंपनियों में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा होता है। अब अगर आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर लमसम हर एक बार अलग अलग फंड में कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अक्रॉस द मार्केट यानी टोटल कंपनीज में हो सकता है पैसे डाल रहे हो, जिसकी वजह से आपका रिटर्न क्या होता है, निगेटिव तौर पर इंपैक्ट कर सकता है। इसीलिए अगर आपने एसआईपी करने के लिए एक बेस्ट फंड चुना हुआ है मिड कैप कैटेगरी का या फिर किसी भी कैटेगरी का, जो भी एग्जांपल मैं दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, जब भी आप इन्वेस्ट करिएगा तो प्रॉपर रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। तो जब भी आप कोई एसआईपी कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसी में आपको लमसम करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका रिटर्न जो है वो एवरेज नहीं होगा, बल्कि वो टॉप की कंपनियों में स्टॉक्स में आपका पैसे जा रहा है, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और आगे भी परफॉर्मेंस देने की संभावना है अगर आपने सही से रिसर्च किया हुआ है। तो कभी भी आप बहुत ज़्यादा फंड ना लीजिए, लमसम कर रहे हैं तो उसी फंड में करिए जिसमें आपकी ऑलरेडी एसआईपी चल रही है। उम्मीद करता हूं यहां तक एनालिसिस के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मान लीजिए कि अगर आपकी एसआईपी किसी एक ऐसे फंड में चल रही है जो कि लमसम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो अगर आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप देखेंगे तो वहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है, एसबीआई स्मॉल कैप देखेंगे तो वहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है। अगर मान लीजिए इन दो फंड में अगर आपकी एसआईपी चले तो उस कंडीशन में क्या करें, अगर एज ए इन्वेस्टर हमें लमसम करना ही है तो देखिए, अगर आप पर्टिकुलर किसी डेट में लमसम करना चाहते हैं, मान लीजिए उस दिन मान लीजिए 4% मार्केट गिर गया, 6% मार्केट गिर गया और उसी दिन लमसम करना चाहते हैं, तब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए जो 70% पैसा है, अगर वो आने वाले 7 महीने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एसआईपी के थ्रू, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका एसआईपी का अमाउंट है उसको एडिट करके बढ़ा सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर डेट के इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट बंद होगा। तो उस कंडीशन में अगर आप चाहें तो एक ऐसा फंड ले सकते हैं उस कैटेगरी का जो कि लमसम एक्सेप्ट कर रहा हो। जैसे अगर आप देखेंगे एसबीआई में अगर आपकी एसआईपी चल रही है स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो आप क्वांट ले सकते हैं, या फिर निपॉन में चल रही है तो आप क्वांट ले सकते हैं। लेकिन आपको रिस्क भी समझना होगा कि क्वांट जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल है। क्यों ज़्यादा वोलेटाइल है? क्योंकि यहाँ पर बीटा का वैल्यू आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में सारे फैक्टर्स को आपको एक साथ कंपेयर करना होता है कि कहीं आप ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत इन्वेस्टर्स की जब बात आती है तो वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन यूट्यूब पर या फिर वीडियोज़ में उनको जो सलाह मिलती है, हो सकता है कि वो उनके लिए अप्रोप्रिएट ना हो, लेकिन वह उसको अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका रिटर्न भी प्रभावित होता है और वो ज़्यादा रिस्क भी लेने लगते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप कंसीडर जरूर कर लीजिएगा कि आपका टाइम पीरियड कितना है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए केवल इन्वेस्ट रहना चाहते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी से आपको दूर रहना चाहिए। स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आपके पास 7 से 10 साल मिनिमम है तभी आपको आना चाहिए। मिड कैप कैटेगरी की जब बात करते हैं तो कम से कम आपके पास 5 से 7 साल का टाइम होना चाहिए, तभी आपको आना चाहिए। लार्ज कैप की बात करें तो कम से कम 5 साल का टाइम होराइजन होना चाहिए, तभी आना चाहिए। इससे कम टाइम होराइजन में हो सकता है आपको लॉस भी देखने को मिले, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। कंपनी के स्टॉक्स में डायरेक्टली आपका पैसा जा रहा है और कंपनी के परफॉर्मेंस पर आपका पैसे का ग्रोथ डिपेंड करता है। दोस्तों, अब मैं समझता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।